हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम लॉ में डायरेक्टर चैप्टर्स रिवाइज कर रहे थे और अगेन आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर करें। फ्रेंड्स, मेरे जो भी ये नोट्स हैं हैंड रिटन, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। तो अब हम अपना जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो हम रीड करने वाले हैं वो है सेक्शन 152, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, सेक्शन 152 सबसेक्शन 2। तो 152 जो है वो जनरल रूल है। एज पर जनरल रूल क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो उसके जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट किया जाएगा और मेंबर्स उसको अपॉइंट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी कोई एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है तो इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद उसकी जनरल मीटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर जनरल मीटिंग जब तक कंडक्ट होती है, वहाँ तक जो भी वर्क है उसको कंडक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए वहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं। अब ये प्रोविजन क्या कहते हैं, बेसिकली आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा होगा। इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है 1 पर्सन कंपनी के बारे में और सेकेंड पार्ट है अदर कंपनीज के लिए। तो ओपीसी के केस में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल मेंबर है ओपीसी का, मतलब ओपीसी में तो 1 पर्सन कंपनी तो एक ही मेंबर होगा, उसी को डायरेक्टर माना जाएगा। फर्स्ट डायरेक्टर उसी को माना जाएगा ओपीसी का। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, अदर कंपनीज। इसके भी आगे 2 फर्दर सब पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट तो ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ है कि डायरेक्टर को किस मैनर में अपॉइंट किया जाएगा तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर एओए साइलेंट है तो उस केस में क्या होगा, तो ये क्या बोलता है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल। तो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर जो कि इंडिविजुअल होना जरूरी है, उनको यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात आती है कि जो भी फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसका टेन्योर कहाँ तक होगा। तो ये क्या बोलता है, डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो मतलब ये जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं फर्स्ट डायरेक्टर, उनका टेन्योर तब तक रहेगा जब तक कि मेंबर्स हैं वो डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर देते एज पर द एक्ट। मतलब जनरल मीटिंग कंडक्ट होने तक जो डायरेक्टर है फर्स्ट डायरेक्टर्स, उनका टेन्योर रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, एवरी डायरेक्टर शैल हैव डिन नंबर और एनी अदर नंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है उसके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर या अदर नंबर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है वो होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है डायरेक्टर बनने के लिए। तो यहाँ पर जो डिन नंबर होता है एक यूनिक नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो किसी भी डायरेक्टर के पास में होना चाहिए। फ्रेंड्स, डिन नंबर के रिगार्डिंग कुछ प्रोसीजरल पार्ट है जो आपको खुद से रीड करना है। जो इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं वो मैंने सब कवर किए हैं। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, डायरेक्टर जो होता है किसी भी कंपनी का, उसको क्या है, कुछ फॉर्म सबमिट करने होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि उसको बिफोर अपॉइंटमेंट कंपनी को कंसेंट देनी होती है अपनी, कि उसकी जो भी कंसेंट है डायरेक्टर बनने के लिए वो फ्री कंसेंट है। इसके अलावा वो विलिंगनेस रखता है, तो इसके लिए उसको DIR-2 नाम का एक फॉर्म कंपनी को सबमिट करना होता है। नेक्स्ट, उसको अपॉइंटमेंट के विदिन 30 डेज के अंदर ROC के पास में एक फॉर्म सबमिट करना होता है। DIR-12 सबमिट करके उसको कंसेंट देनी होती है। साथ में जो भी प्रेस्क्राइब फीस है वो भी उसको यहाँ पर डिपॉजिट करवानी होती है। नेक्स्ट जो डायरेक्टर को फॉर्म सबमिट करना होता है वो होता है DIR-8। DIR-8 एक जस्ट सिंपल डिक्लेरेशन होती है कि जो भी 165 की लिमिट है डायरेक्टरशिप की वो उसने क्रॉस नहीं की है। फ्रेंड्स, ये 165 हम आगे रीड करेंगे। इसमें बेसिकली क्या है कि एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, मतलब एक पर्सन कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, उसकी लिमिट दे रखी है, तो इसकी डिक्लेरेशन उसको देनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो हमारे अपॉइंटमेंट का बेसिक्स था वो कवर होता है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड वैकेंसी इन द केस ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर। ये दोनों जो सेक्शन है 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं, क्योंकि जो 162(6) के अंदर यहाँ पे रिटायर होगा तो उसके जाने पर जो वैकेंसी हुई है अराइज, उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन 152(7) के अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे 152(6) जो बोलता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रही हूँ।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी कंपनी के टोटल डायरेक्टर कितने हैं वो लेना है, उसमें से हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेट असाइड करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी रीड करवाया था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए लायबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल डायरेक्टर लेना है, उसमें से इंडिपेंडेंट को सेट असाइड करना है। इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि एक कंपनी में मान लो 15 डायरेक्टर हैं, उसमें से 8 इंडिपेंडेंट हैं, तो 15 में से अपन को 8 हटाने हैं, इनटू क्या करना है, उसका 2/3 करना है। ठीक है, 2/3 जो डायरेक्टर आएंगे वो रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए लायबल होंगे, और उसके अलावा जितने भी डायरेक्टर बचते हैं उनको फिक्स डायरेक्टर बोला जाएगा। फिक्स का मतलब यहाँ से परमानेंट डायरेक्टर से नहीं है, वो एक पीरियड के लिए फिक्स डायरेक्टर होंगे एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पर रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए अपन ने क्या किया, 15 में से 8 सेट असाइड किया और उसका 2/3 किया, तो हमारे पास में आया 4.66। अब आपको एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमेशा याद रखनी है कि ये जो भी नंबर आएगा यहाँ पे, अगर वो पॉइंट्स में आता है तो उसको हमेशा अपर राउंड ऑफ करना है। तो 4.66 को हम राउंड ऑफ कर देंगे 5 में, तो 5 डायरेक्टर यहाँ पर रिटायरमेंट बाय रोटेशन हो गए 15 में से, तो बाकी के 10 डायरेक्टर्स क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए, जो बैलेंसिंग फिगर में आ गया। ठीक है, अब जो ये 5 डायरेक्टर्स हैं इसमें से कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे, ये 5 के 5 रिटायर नहीं होंगे। कितने रिटायर होंगे, हमें क्या करना है, इसका 1/3 करना है। ठीक है, 1/3 करके और इसको नॉर्मल राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर हम इसका 1/3 करेंगे तो आएगा 1.66, और इसका नॉर्मल राउंड ऑफ हो गया 2, तो यहाँ पर इन 5 में से 2 डायरेक्टर्स रिटायर होंगे। अब इन 5 में से कौन से 2 रिटायर होंगे, जिन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सर्विस है वो सर्व किया होगा कंपनी को, वो यहाँ पर रिटायर होंगे। पर मान लो यहाँ पर 2 से ज्यादा डायरेक्टर ऐसे हैं जिनका पीरियड सेम है, मान लो 5 के 5 डायरेक्टर्स का पीरियड सेम है, तो कौन से 2 रिटायर्स होंगे, तो उसके लिए वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर वो म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो वहां पर लॉटरी सिस्टम होगा, लॉटरी में जिसका भी नाम आता है वो डायरेक्टर यहाँ पर रिटायर होंगे। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट सेक्शन है। हमें लेने हैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, जिसमें से इंडिपेंडेंट को सेट असाइड करके 2/3 करना है और उसको अपर राउंड ऑफ करना है। तो ये हो गए लाइबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। इसमें से हमें 1/3 करके नॉर्मल राउंड ऑफ करना है, उतने डायरेक्टर यहाँ पर रिटायर होंगे जो वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, अगर वो पीरियड सेम है तो, और अगर पीरियड सेम नहीं है तो लॉन्गेस्ट पीरियड जिसने सर्व किया है तो वो यहाँ पर रिटायर होंगे। लेकिन अगर वो म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर पाते तो वहां पर लॉटरी सिस्टम एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हम रीड करेंगे सेक्शन 152(7), जो कि क्या बताता है कि जो भी रिटायरमेंट बाय रोटेशन हुआ है तो उसकी वैकेंसी को कैसे फुलफिल करना है। तो मान लो यहाँ पे ABCDE 5 डायरेक्टर थे, जिसमें से लॉन्गेस्ट पीरियड सर्व किया A और B ने, जो रिटायर हो गए। अब क्या हो सकता है, या तो हमने क्या किया, मतलब मेंबर्स ने क्या किया, या तो A और B को ही रीअपॉइंट कर दिया, ठीक है, या फिर अपॉइंट अदर डायरेक्टर इन AGM दैट इज XY, मतलब A और B की जगह पे XY को अपॉइंट कर दिया, या फिर थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, नो अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस के अंदर अगर XY को कर दिया तो ठीक है, AB को कर दिया तो भी ठीक है, लेकिन अगर नो अपॉइंटमेंट होती है एंड उस मीटिंग के अंदर ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है कि कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी और मीटिंग एडजर्न हो जाती है, ठीक है, तो एडजर्न होने के बाद में जो नेक्स्ट मीटिंग होगी नेक्स्ट वीक होगी, और अगर नेक्स्ट वीक में अगर जिस डेट को मीटिंग होनी है उस दिन पब्लिक हॉलीडे है तो उसके एक दिन बाद वो मीटिंग होगी। अगर उस मीटिंग में भी यही होता है कि AB को भी रीअपॉइंट नहीं किया, XY को भी नहीं किया एंड नो रीअपॉइंटमेंट का भी यहाँ पे कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो A और B को यहाँ पे डीम्ड अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब आप इसको डीम्ड रीअपॉइंटेड मानते हो तो वहाँ पे 3 कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि A और B की यहाँ पर विलिंगनेस होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि A और B ने एक्सप्रेसली नोटिस देके कंपनी को ये बोल दिया कि उनकी विलिंगनेस नहीं है एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने की। दूसरी बात कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन भी अराइज नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये बोलता है रिजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट नॉट लॉस्ट इन द प्रीवियस मीटिंग। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मेंबर्स की प्रीवियस मीटिंग के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट का प्रपोजल रखा गया था और मेंबर्स ने मना कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो A और B को यहाँ पर मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक अमेंडमेंट रीड करेंगे। सेक्शन 152(6 और 7) के अंदर एक अमेंडमेंट आया था कि ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनी
अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% स्टेक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का और दोनों का मिला करके, तो ऐसे कंपनीज के ऊपर ये 152(6) एंड 7 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो अनलिस्टेड है प्लस जिसमें 51% स्टेक है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का और बोथ का, तो वहां पर ये सेक्शन मतलब रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड वैकेंसी को फुलफिल करना एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो हम रीड करेंगे वो है सेक्शन 162, जो बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है ये सेक्शन बेसिकली सिर्फ यही बोलता है कि जो भी डायरेक्टर्स किसी कंपनी में अपॉइंट होंगे वो सिंगल रिजोल्यूशन के द्वारा होंगे। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अगर डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं तो हर एक डायरेक्टर के लिए हमें अलग रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मान लो कंपनी में ABCDE 5 डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पांचों को सिंगल रिजोल्यूशन मतलब OR एक बार ही पास करके पांचों को अपॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। हमें हर एक के लिए अलग रिजोल्यूशन पास करना होगा। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन का एक एक्सेप्शन है, एक सिचुएशन में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। वो ये है कि अगर मेंबर्स मीटिंग स्टार्ट होने पर UBR पास कर लेते हैं तो उस केस के अंदर वहां पर सिंगल रिजोल्यूशन से भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। मतलब क्या है, UBR का मतलब होता है 100% वोट। अगर इस बात पे मिल जाए कि सिंगल रिजोल्यूशन से अपॉइंटमेंट होगी, 100% होना चाहिए फ्रेंड्स, एक भी कम नहीं होना चाहिए, तो वहां पर UBR पहले में पास करना पड़ेगा मीटिंग की स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद में जब वो पांचों डायरेक्टर को हम एक साथ अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग से OR पास करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।